कोड दोस्तों आ गया हूँ प्लेकुलिक और अमेजिंग चैप्टर लेके रिएक्ट जेएस डेवलपमेंट का, यानी कि जो हमारा रिएक्ट जेएस चल रहा था उसी का ये चैप्टर है। सबसे पहले अपने सर्वर को स्टार्ट कर लेना। देखिए मैंने स्टार्ट कर लिया है, ब्राउजर में भी रन हो गया है, ये देखिए ना, ये रन हो गया है। और वीएस कोड में भी जरा ओपन कर लीजिए अपने प्रोजेक्ट को, यानी कि जो एसपीए वाला फोल्डर था हमारा, एसपीए हमने लास्ट टाइम एसपीए के नाम से फोल्डर बनाया था, उसी को आप ब्राउज कर लीजिए। लास्ट टाइम हमने काम क्या किया था, काम ये किया था दोस्तों कि यहाँ पर हमने राउटिंग का काम किया था। इस पे क्लिक करेंगे तो अबाउट का पेज, इस पे क्लिक करेंगे तो सर्विसेज का पेज, इस पे क्लिक करेंगे तो टीम्स का पेज, और इस पे क्लिक करेंगे तो इमेजेस का पेज इस तरीके से खुलेगा। गैलरी पे क्लिक करेंगे तो गैलरी वाला पेज इस तरीके से खुल जाएगा। ठीक है, इस पे हम लोग काम कर रहे थे। तो अभी देखिए जब हमने अबाउट पे क्लिक किया तो ये लोडर लोड होता है, ये देखिए लोडर लोड होता है। उससे पहले एक और चीज बता देता हूँ जरा। जैसे आज ये जरा अपने वीएस कोड में सबसे पहले, और देखिए फूटर जो है, जैसे कुछ भी ले लीजिए। जैसे फूटर में आ जाता हूँ मैं, फूटर डॉट जेएस में, मेरा आपका फूटर डॉट जेएस में आ जाइए। और यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है इसके अंदर। एक कंटेंट स्टार्ट करिए जरा H1 के नाम से, इस तरीके से। और यहाँ पर मैंने लिख दिया जस्ट फॉर कोड। ठीक है, जस्ट फॉर कोड ये मैंने लिखा। और जो फूटर डॉट सी एस एस उसको भी जरा ओपन कर लीजिए इस तरीके से, फूटर डॉट सी एस एस को। और यहाँ पर सबसे पहले इसके यानी कि जो H1 है उसको सेलेक्ट करिए इस तरीके से। उसका कलर जो है मैंने रेड कर दिया, यानी कि H1 में जो लिखा हमने उसका कलर रेड कर दिया। अभी क्या होगा, देखिए जो आपका ऐप डॉट जेएस में H1 था उस पर भी फर्क पड़ा, और जो आपके फूटर में H1 था उस पर भी फर्क पड़ा। ठीक है, अब ऐसा हो इसलिए रहा दोस्तों क्योंकि सारा कंटेंट लोड होके आपका इंडेक्स डॉट जेएस के पास आता है। यानी कि यहाँ पर देखिए नेप बार भी लिंक है, ऐप डॉट जेएस भी लिंक है, और फूटर भी लिंक है। तो सभी कंटेंट लिंक होते आते हैं, तो एक दूसरे का जो एलिमेंट है वो भी सिलेक्ट हो जा रहा है ना, सीएसएस में। तो ये कोई इशू नहीं है। इसको सेलेक्ट करने का एक तरीका होता है कि आप जो है फूटर डॉट जेएस, यानी कि जो फूटर है इसमें कुछ क्लास दे दें, जैसे फूटर के नाम से। फूटर है, इसके नाम से मैंने क्लास दिया। अब इस फूटर के अंदर से सारी चीजें सेलेक्ट करो। जैसे यहाँ पर अभी डायरेक्ट H1 आपने सेलेक्ट किया था, अब इस फूटर के अंदर से सारी चीजें आप सेलेक्ट करो। ठीक है, यानी कि फूटर के नाम से जो क्लास है उसके अंदर से सारी चीजें सेलेक्ट करो इस तरीके से। मैंने यहाँ पर अब वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऊपर वाले पे, देखिए जरा, है ना। अब इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब सिर्फ इसी पे फर्क दिखेगा। इसका कलर चेंज करना है, तो इसका जो है पेज कौन सा है, इसका कंटेनर है, तो कंटेनर के अंदर अंदर से H1 वगैरह सेलेक्ट करोगे तो इसी पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, अब इसी पे फर्क पड़ा, देखिए, है ना। तो ये कॉमन सा को प्रॉब्लम नहीं है, ये मैं इसको प्रॉब्लम नहीं कहूंगा। बट ये क्या हो क्या रहा है एक्चुअली कि सारा सीएसएस का और सारा जो है ऐप डॉट जितना भी आपने पेज बनाया रखा है सब यहाँ पर आके लिंक होता है, और एक दूसरे के लिए वो सीएसएस काम करने लगता है। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए आप इसी तरीके से यूज करेंगे, यानी कि कंटेनर के लिए कोई क्लास दे देंगे और उस कंटेनर के अंदर से सारी चीजें सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से इसको कट कर दीजिए जरा। अभी हमें राउटिंग पे काम करना, मैं इसको भी कट कर देता हूँ। राउटिंग का मतलब क्या हो गया कि हमने यहाँ पर जब क्लिक किया तो देखिए लोडर लोड हुआ हमारा। यहाँ पर क्लिक किया हमने तो लोडर लोड हुआ, इस तरीके से यहाँ पर क्लिक करेंगे तो लोडर लोड हुआ। ठीक है, इमेजेस पे क्लिक किया हमने तो लोडर लोड हुआ। ये लोडर हमारा लोड नहीं होना चाहिए क्लिक करने के बाद। ये देखिए ना, लोडर यहाँ पर लोड हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि राउटिंग आपका सही से नहीं हुआ। अगर एक बार रिएक्ट का एप्लीकेशन खुल चुका है तो दोबारा लोडर लोड नहीं होना चाहिए क्लिक करने पे, कोई भी कंपोनेंट जो है एक्सेस होने पे। जैसे अबाउट का कंपोनेंट मैंने एक्सेस किया, जैसे अबाउट वाला पेज एक्सेस किया, तो लोडर नहीं लोड होना चाहिए हमारा। तो उसके लिए आपने रिएक्ट राउटर डॉम को इंस्टॉल किया था राउटिंग करने के लिए, रिएक्ट राउटर डॉम आपने इंस्टॉल किया था। तो अभी हमें क्या करना है, उसी रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर से एक और कंपोनेंट को यूज करना है, जो कंपोनेंट है लिंक के नाम से, है ना। उस कंपोनेंट का जब आप यूज करेंगे तो आपका जो ये लोडर वाला प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। अब इसका कहाँ यूज करना है, देखिए ये जो अबाउट या सर्विसेज या टीम जो है ये कैसे दिखता है, ये जो है आपका नेप बार के अंदर है, और एंकर टैग से लॉक है। जब जब आप एंकर टैग से इस चीज को लॉक करेंगे तो जो एंकर टैग होता है वो सर्वर से रिक्वेस्ट करता है। ठीक है, यानी कि एंकर टैग क्या होता है, वो सर्वर से रिक्वेस्ट करता है, इसलिए यहाँ पर लोडर लोड होता है। तो उसी एंकर टैग को आपको लिंक कंपोनेंट से, यानी कि आज ये जरा नेपबार डॉट जेएस में देखिए यूएल के अंदर सारा एंकर टैग है, इस तरीके से यहाँ पर है एंकर टैग, है ना, इस तरीके से। तो इसी एंकर टैग को आपको क्या करना है, आपको लिंक टैग से लॉक करना है, यानी कि एंकर टैग के जगह पे आपको लिंक टैग का यूज करना है। लेकिन वो जो लिंक टैग है वो आपका रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर से इंपोर्ट होगा। तो सबसे पहले उसको इंपोर्ट कर लीजिए। यहाँ पर मैंने इस तरीके डिफाइन किया इंपोर्ट, है ना, इस तरीके से लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिंक, इंपोर्ट लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, फ्रॉम रिएक्ट हाइफन राउटर हाइफन डॉम, ये लोकेशन दे देंगे। तो इसके अंदर से लिंक कंपोनेंट, ये एक कंपोनेंट है। जैसे ऐप डॉट जेएस में अपने देखिए रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर से ब्राउजर राउटर राउट्स राउट इसको इंपोर्ट किया था, वैसे ही हमने क्या किया, रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर से लिंक नाम का एक कंपोनेंट इंपोर्ट किया। अब इसी लिंक कंपोनेंट का आपको यूज करना है कहाँ पर, जहां पर आपने एंकर टैग का यूज किया था। तो बस जहां पर ए टैग है वहां पर आपको लिंक वाला कंपोनेंट यूज कर लेना है। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, जहां पर क्लोज होगा वहां पर भी आप डिफाइन करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में भी और क्लोजिंग में भी इस तरीके से डिफाइन करिए यहाँ पर, और यहाँ पर भी डिफाइन कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर भी डिफाइन कर दीजिए इस तरीके से, यहाँ पर भी डिफाइन कर देंगे, और यहाँ पर भी डिफाइन कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर भी आपको डिफाइन कर देना है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर भी डिफाइन कर दीजिए,
और यहाँ पर भी डिफाइन कर दिया इस तरीके से। नीचे भी एक बच गया, इसमें भी डिफाइन कर देंगे इस तरीके से, और यहाँ पर भी डिफाइन कर देंगे। यानी कि आपको लिंक टैग स्टार्ट, लिंक टैग क्लोज करना है। जहां जहां एचआरईएफ है वहां वहां बस आपको टू कर देना है, यानी कि टू इस तरीके से डिफाइन करेंगे। यहाँ पर भी टू हो जाएगा, और यहाँ पर भी टू हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर भी टू कर दीजिए इस तरीके से, यहाँ पर भी टू कर देंगे इस तरीके से, और यहाँ पर भी टू कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, सभी जगह पे टू करने के बाद देखिए सभी जगह पे आपने टू कर दिया। अब अगर आप यहाँ पर पेज को देखेंगे तो एक कॉमन सा एरर आएगा दोस्तों। ये एरर इसलिए आ रहा है कि ये जो लिंक कंपोनेंट आपने यहाँ पर यूज किया ना, ये जो लिंक कंपोनेंट, ये सिर्फ इसके अंदर यूज हो सकता है, यानी कि ब्राउजर राउटर के अंदर यूज हो सकता है। ये ब्राउजर राउटर से बाहर यूज नहीं कर सकते आप लिंक कंपोनेंट को, इसीलिए वो एरर आ रहा है। तो ब्राउजर राउटर के अंदर उसको यूज करना है, यानी कि ये जो ब्राउजर राउटर है ना, इसके अंदर कैसे भी करके आपको यूज करना होगा ये जो लिंक कंपोनेंट आपने यहाँ पर लिखा। ठीक है, तो या तो आप ये पूरा कोड कॉपी करिए और यहाँ पर डिफाइन करिए ब्राउजर राउटर के अंदर, या तो आप क्या कर सकते हो, जो नेप बार का कंपोनेंट यहाँ पर अभी इंडेक्स डॉट जेएस में यूज हो रहा है, इसको यहाँ से हटा के आप जो है ब्राउजर राउटर के ऊपर यूज कर लें, है ना। यानी कि ब्राउजर राउटर के अंदर अगर आपने नेप बार का कंपोनेंट यूज किया तो कहने का मतलब ये है, ये सारा कोड उसके साथ लिंक कंपोनेंट भी यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले इंडेक्स डॉट जेएस में आइए, और ये जो नेप बार है इसको हटा दीजिए यहाँ से। इसका इंपोर्ट स्टेटमेंट आपको ऊपर दिख जाएगा, इसको भी हटा देंगे यहाँ से इस तरीके से। ऐप डॉट जेएस में आ जाइए इस तरीके से, सॉरी अब आ जाइए, हाँ ऐप डॉट जेएस में आ जाइए, और ऊपर की तरफ सबसे पहले इंपोर्ट कर लीजिए। क्या इंपोर्ट करेंगे हम? नेप बार को इस तरीके से लिखिए जरा, इंपोर्ट नेप बार, नेप बार, और फ्रॉम कंपोनेंट नेप बार फोल्डर के अंदर नेप बार डॉट जेएस, इसको आपको इंपोर्ट कर लेना है इस तरीके से, तभी आपको आगे। अब ये जो कंपोनेंट आपने यहाँ पर इंपोर्ट किया, इसी का यूज आपको यहाँ पर करना ब्राउजर राउटर के अंदर। तो यहाँ पर बस इस तरीके से लिखिए जरा, नेप बार का कंपोनेंट यहाँ पर यूज कर लीजिए। अब जितना भी कोड यहाँ पर था, यानी कि डिजाइन के अंदर जो भी कोड होगा उसके साथ लिंक कंपोनेंट भी ब्राउजर राउटर के अंदर आ जाएगा। अब वो एरर सॉल्व हो जाएगा। आइए जरा टेस्टिंग करते हैं। लेकिन इससे क्या प्रॉब्लम होगा कि आपका जो डिजाइन है वो खराब हो जाएगा। ठीक है, डिजाइन आपका कहाँ आ गया? पेज के अंदर आ गया। यानी कि जो पेज नाम का आपके पास एक कंटेनर है, यानी कि कंटेनर नाम का एक क्लास है और पेज नाम का एक क्लास है, उसके अंदर ये आ गया। ठीक है, तो अब इसका सोल्यूशन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ये जो ब्राउजर राउटर है और ये जो नेप बार, इसको यहाँ से कट कर लीजिए, कंट्रोल एक्स कर लीजिए इन दोनों को। ठीक है, नेप बार को और ब्राउजर राउटर को यहाँ से कट कर लीजिए। इसको इसके ऊपर, सबसे ऊपर डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि पेज के ऊपर डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये होगा, नीचे की तरफ ये जो दोनों डिव इसके बाहर बंद था, अब इसको इसके ऊपर कर दिया ब्राउजर राउटर के, यानी कि जो ब्राउजर राउटर है इसके ऊपर कर दिया। बस इतना ही करना है आपको, और कुछ नहीं करना है, आपका काम हो जाएगा। इसको थोड़ा मैं अरेंज कर लेता हूँ इस तरीके से, है ना, और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कर दूंगा। ये देखिए, है ना, इस तरीके से मैंने मूव कर दिया। अब ठीक है ये। तो बस क्या करना है, ब्राउजर राउटर को सबसे ऊपर करना है, उसके बाद नेप बार को यूज कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद जो कंटेंट था आपका वो यहाँ पर ऐसे एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, अब ये सारा कंटेंट आपका ब्राउजर राउटर के अंदर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि नेप बार का अगर आपने यूज किया तो नेप बार में जो वो लिंक वाला कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट, वो भी तो ब्राउजर राउटर के अंदर आ ही जाएगा। तो अब आपका काम हो जाएगा। देखिए जरा, अब डिजाइन भी आपका नहीं खराब होगा इस तरीके से। और ब्राउजर राउटर, अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ना, इस पे क्लिक करने के बाद जो पेज ओपन होगा इस तरीके से, अब वो हमारा लोडर लोड नहीं होगा, डायरेक्ट ये खुल जाएगा। ये देखिए ना, इस तरीके से खुला, इमेजेस गैलरी खुला, अबाउट खुला। अब देखिए लोडर नहीं लोड होगा, है ना, ध्यान से देखिए जरा। अब हमें ये जो फूटर टैग है इसका भी हमें यहीं पर यूज कर लेना चाहिए। इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर जाइए जरा, फूटर टैग यहाँ से हटा दीजिए, सिर्फ यहाँ पर बस ऐप का कंपोनेंट रखिए। इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर ऐप का कंपोनेंट रखिए, बाकी सारा कंपोनेंट हम अब ऐप डॉट जेएस के अंदर ही यूज करेंगे। ठीक है, तो बस यहाँ से फूटर का स्टेटमेंट भी हटा दीजिए, अगर आपने वो हटा दिया है तो, यानी कि जो फूटर आपने इंपोर्ट किया था उसको भी हटा दीजिए। आ जाइए जरा ऐप डॉट जेएस के अंदर, और यहाँ पर इंपोर्ट कर लीजिए। जिस तरीके से आपने नेप बार को इंपोर्ट किया वैसे इंपोर्ट की डिफाइन करिए जरा फूटर के लिए। इसे डिफाइन कर देंगे फूटर, इंपोर्ट फूटर, और इस तरीके से लिखेंगे फ्रॉम, फ्रॉम कीवर्ड का यूज करेंगे। और कहाँ पर है फूटर हमारा? ठीक है, इस तरीके से लोकेशन दे देंगे जहाँ पर है, कंपोनेंट के अंदर, कंपोनेंट के अंदर से फूटर फोल्डर, और फूटर के अंदर से फूटर डॉट जेएस, यहीं पर है आपका। ये लोकेशन दे दीजिए जरा, उसके बाद आपका इंपोर्ट हो जाएगा। बस इसका कंपोनेंट आपको यूज करना है। कहाँ पर यूज करेंगे कंपोनेंट? देखिए, ये जो डिव है इस पेज से बाहर, यानी कि कंटेनर से बाहर, आपको पेज से बाहर यूज करना है। तो ये आपका ब्राउजर राउटर यहाँ पर बंद हुआ, बस इसी ब्राउजर राउटर के ऊपर आपको यहाँ पर फूटर वाला जो कंपोनेंट है उसका यूज इस तरीके से कर लेना है। तो अभी भी फूटर आपका जहाँ दिख रहा था वैसे ही दिखेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। ठीक है, ये हो गया। अब हमें यहाँ पर कुछ चीजों को काम करना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे होम पेज को मैं खोल लेता हूँ, होम पेज पे लिखा हुआ वेलकम टू होम पेज, इस तरीके से लिखा गया। ठीक है, अबाउट पे लिखा हुआ है वेलकम टू अबाउट, तो यहाँ पर एक लाइन का कोड थोड़ी नहीं रहेगा, यहाँ पर तो मल्टीपल लाइन का कोड रहेंगे, बड़े बड़े डिजाइन रहेंगे ना इस तरीके से। तो ये कहाँ लिखा है? ये जो होम पेज, वेलकम टू होम पेज लिखा हुआ है, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये देखिए, जो राउट्स आपने किया था, यानी कि राउट्स वाले एलिमेंट के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ वेलकम टू होम पेज। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बड़ा सा कंपोनेंट को यूज करना है। ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ पर एक लाइन का कोड है। ठीक है, हमें मल्टीपल लाइन का कोड यूज करना है, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ से इसको हटाएंगे, हमें एक कंपोनेंट बनाना होगा, तब जाके उसका हम यहाँ पर यूज कर पाएंगे। तो एक कंपोनेंट नया आपको बनाना है।
इसलिए यहाँ पर आइए जरा, होम पेज के नाम से हम कंपोनेंट बनाएंगे। तो फुटर हो गया, नेव बार हो गया। इसी कंपोनेंट फोल्डर के अंदर सबसे पहले एक फोल्डर बनाइए जरा, होम पेज के नाम से। यहाँ पर होम पेज, इसके नाम से कंपोनेंट का फोल्डर बना लेंगे। उसके बाद ये जो आपका होम पेज है इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पर एक फाइल बनाएंगे होम पेज डॉट जेएस के नाम से। तो यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए जरा, होम पेज डॉट जेएस, इसके नाम से मैंने बना लिया। इसके अंदर एक और फाइल बना लीजिए अभी ही जरा, होम पेज डॉट सीएसएस के नाम से। तो यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया ठीक से, होम पेज डॉट सीएसएस, है ना, इस तरीके से मैंने बना लिया। ठीक है, अब आ जाइए जरा होम पेज डॉट जेएस के अंदर, ये रहा आपका होम पेज डॉट जेएस, यहाँ से कट कर दिए, इंडेक्स डॉट जेएस कट कर दीजिए, नेबर डॉट जेएस कट कर दीजिए, एप डॉट सीएसएस भी कट कर दीजिए, होम पेज डॉट सीएसएस रहने दीजिए, एप डॉट जेएस भी रहने दीजिए। ठीक है, ये आपका होम पेज डॉट जेएस है। सबसे पहले कॉन्स्टेंट बनाते हैं, यानी कि फंक्शन बनाते हैं हम हमेशा की तरह होम पेज के नाम से। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से होम पेज के नाम से फंक्शन बनाया, इसको एरो फंक्शन का डिफिनेशन करूंगा। ठीक है, आप चाहें तो फंक्शन कीवर्ड के साथ भी डिफिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम आपको एक्सपोर्ट कर देना है। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इसी की डिफाइन करेंगे, यानी कि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यहाँ पर लिखेंगे, और जो आपका होम पेज वाला फंक्शन है उसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर दीजिए। ठीक है, एक्सपोर्ट हो गया। अब यहाँ पर कुछ डिजाइन का काम करना है, तो कॉन्स्टेंट मैंने जरा डिजाइन के नाम से, इसमें डिजाइन के नाम से कॉन्स्टेंट बनाया, और इसके अंदर मैं सारी चीजों को रखने वाला हूँ यहाँ पर। तो मैं अभी फिलहाल H1 का ही यूज करता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर लिख देता हूँ वेलकम टू होम पेज, इस तरीके से मैंने लिख दिया, वेलकम टू होम पेज, इस तरीके से मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो अभी भी इस डिजाइन को आपको रिटर्न करना होगा, यहाँ से बस रिटर्न कीवर्ड का यूज करिए इस तरीके से, रिटर्न, और यहाँ पे लिख दीजिए जरा डिजाइन, डिजाइन को हमने रिटर्न कर दिया, टर्मिनेट कर देंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जो दिख रहा है आपको ये वही वाला दिख रहा है जो कि यहाँ पर था एप डॉट जेएस के अंदर। आइए जरा, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पर देखिए जैसे वेलकम टू, मैंने सिर्फ वेलकम लिखा, तो यही तो दिखेगा। अभी अभी जो आपने कंपोनेंट बनाया वो थोड़ी नहीं दिखेगा, अभी आपको उस कंपोनेंट को इंपोर्ट करना होगा, यहाँ पर यूज करना होगा, तब जाके वो दिखेगा। तो ऊपर की तरफ आइए जरा, सबसे पहले उस कंपोनेंट को इंपोर्ट करिए। तो जिस तरीके से आपने फुटर को इंपोर्ट किया वैसे ही आपको इंपोर्ट करना है किसको, होम पेज को। तो बस यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए होम पेज, फ्रॉम कंपोनेंट फोल्डर के अंदर से होम पेज फोल्डर के अंदर से होम पेज डॉट जेएस, ये एक्सेस हो जाएगा। अब इस होम पेज का कंपोनेंट आप यहाँ पर यूज कर सकते हो जहाँ पर आपने H1 लिखा था, इसको हटाइए यहाँ से, इस तरीके से होम पेज का कंपोनेंट डायरेक्ट यहाँ पर डिफाइन करिए इस तरीके से। ठीक है, होम पेज, इसको इस तरीके से लॉक कर देंगे। तो अब इस होम पेज वाले कंपोनेंट में कितना भी बड़ा डिजाइन रखे कोई इशू नहीं होगा, डायरेक्ट सब यहाँ पर लोड हो जाएगा। देखिए अब वहाँ का जो आया वेलकम टू होम पेज, जो आपने यहाँ पर लिख रखा है ये वाला, है ना। अब यहाँ पर कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर वेलकम टू जस्ट फॉर कोड, इस सेक्शन में लिख दिया। ठीक है, देखिए आ गया वेलकम टू जस्ट फॉर कोड। तो आप मल्टीपल लाइन का कोड यहाँ पे लिख सकते हो, जितना लाइन का आपको मर्जी उतना लाइन का लिखिए। अगर यही कोड हम यहाँ पर डायरेक्ट पूरा डिजाइन का काम करते, यानी कि यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। आप यहाँ पर भी कर सकते हो, पूरा डिजाइन का कंटेंट यहाँ पर लोड कर सकते हो, यानी कि कर सकते हो, लेकिन वो सही नहीं है, वो आपका जो है सही नहीं है, फिर आप जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप ढूंढ नहीं पाएंगे चीजों को। इसलिए हमने होम पेज का कंपोनेंट बना दिया। अब होम पेज डॉट जेएस के अंदर जितना मर्जी जितना लाइन का कोड आप करें, कोई भी फोटो कोई भी वीडियो कुछ भी आप यूज करें यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर याद रहे, जैसे हम यहाँ पर एक लाइन लिखा हुआ है जस्ट फॉर कोड, वेलकम टू जस्ट फॉर कोड, इसके जस्ट नीचे मैं पीटी को स्टार्ट करता हूँ, और यहाँ पर मैंने इस तरीके से लिखा है, मैंने लिख दिया हेलो यूजर्स, हेलो यूजर्स, इस तरीके से मैंने डिफाइन कर दिया। अच्छा, पी टेक को क्लोज मैंने नहीं किया, सबसे पहले पी टेक स्टार्ट कर लेंगे फिर लिखेंगे। तो मैंने पी टेक इस तरीके से लिखा, पेज टेक क्लोज कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे हेलो यूजर्स। ठीक है, तो देखिए अभी से ही ये एरर दे रहा है, ये एरर अभी से दे रहा है। तो रिएक्ट आपको रिकमेंड करता है, देखिए अभी यहाँ पर पेज में भी आपको एरर आएगा, है ना, यहाँ पर पेज में भी आपको एरर आएगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जब आप रिएक्ट में काम करेंगे, मल्टीपल लाइन का अगर आपको डिजाइन रखना है इसके अंदर, यानी कि ये जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर अगर आपको मल्टीपल लाइन का एलिमेंट यूज करना है, यानी कि जैसे एक बार H1 यूज किया आपने, फिर पी टैग, फिर कुछ और यूज करना है, तो इसके लिए कोई ना कोई पेरेंट आपको बनाना होगा, यानी कि इन सब के लिए कोई ना कोई पेरेंट बनाना होगा। तो आप चाहें तो इस से डिव बना सकते हैं, यानी कि किसी डिव के अंदर आप इस से रख दें एम्प्टी डिव बना के, है ना। तो रिएक्ट आपको रिकमेंड करता है, पेरेंट बन गया, आपको इशू नहीं आएगा, यहाँ पर ये प्रिंट होगा एज इट इज, देखिए प्रिंट हो गया। तो रिएक्ट आपको रिकमेंड करता है जब भी आपको मल्टीपल लाइन का कोड करना हो तो आप फ्रेगमेंट को स्टार्ट करिए। फ्रेगमेंट का मतलब ये हो गया कि आपको एम्प्टी, यानी कि एम्प्टी एलिमेंट का यूज करना है, इसको बोलते हैं फ्रेगमेंट। ठीक है जी, बिना नाम का टैग, या तो आप ये समझिए कि बिना नाम का टैग जिसका कोई नाम नहीं है उसको बोलते हैं फ्रेगमेंट। तो ये जो एंगल ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, एंगल ब्रैकेट क्लोज हुआ, इसको बोलेंगे फ्रेगमेंट। इंटरव्यू वगैरह में शायद पूछा जा सके आपसे कि फ्रेगमेंट क्या होता है, तो बिना नाम का टैग बोल देंगे कि बिना नाम का टैग, है ना, यानी कि जो है एम्प्टी एंगल ब्रैकेट और क्लोज एम्प्टी एंगल ब्रैकेट, यही आपका फ्रेगमेंट है। यहाँ पर हमने ये 2 लाइन का कोड रखा, तो रिएक्ट आपको रिकमेंड करता है कि आप जो है फ्रेगमेंट के अंदर रखिए कोड को। तो अभी भी वैसे ही दिखेगा जैसे पहले दिख रहा था, ये देखिए इस तरीके से दिखा। सपोज करो यहाँ पर जो वेलकम टू जस्ट फॉर कोड लिखा हो, इस डायनेमिकली आपको यूज करना था, यानी कि आपको डायनेमिक यूज करना था, किसी कांस्टेंट के अंदर होता तो और यहाँ पर यूज करना था। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो एक कांस्टेंट मैंने इधर टाइटल के नाम से मैंने इस तरीके डिफाइन किया, और इसके अंदर मैं ये डिफाइन कर देता हूँ,
उसके बाद यहाँ पर टर्मिनेट करके एक और कांस्टेंट बना लेता हूँ जरा मैं, सब टाइटल के नाम से। तो सब टाइटल इसके नाम से मैंने कांस्टेंट बनाया, और यहाँ पर मैं ये वाला लिख देता हूँ, हेलो यूजर्स वाला। तो यहाँ से भी कट कर लूंगा कंट्रोल एक्स करके, और यहाँ से मैंने इक्वल टू का सिंबल देके कंट्रोल भी कर दिया, ठीक है। अब इस सब टाइटल का और सब टाइटल का यहाँ पर आपको यूज करना है। कैसे करेंगे? बहुत आसान है। किसी भी एलिमेंट के अंदर आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हो, किसी भी एट्रीब्यूट के अंदर आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हो, है ना, आसानी से एकदम। तो अब इसके बीच में अगर आपको जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है, जैसे ये वाला टाइटल है, एक जावास्क्रिप्ट का कोड है ये, है ना, यानी कि जावास्क्रिप्ट का एक जो है कांस्टेंट है, ठीक है। इसको यहाँ पर यूज करना है एचटीएमएल के अंदर, तो बहुत आसानी से यूज होगा, ये कोई इशू नहीं होगा। बस आपको यहाँ पर टेम्पल लिटल का करना है सेक्शन, यानी कि टेम्पल लिटल के अंदर आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे टाइटल को, ठीक है। इसको बोलते हैं टेम्पल लिटरल, यानी कि इसको, इस वाले सिंबल को क्या बोलते हैं? टेम्पल लिटरल। सबसे पहले आपको टेम्पल लिटरल को स्टार्ट करना है, उसके बीच में आपको जो भी कांस्टेंट या वेरिएबल यूज करना है वो इजीली आप यूज कर सकते हो। इसको क्या बोलेंगे? टेम्पल लिटरल, इस तरह से डिफाइन करेंगे। आप इसको कर्ली ब्रैकेट भी बोल सकते हो इस तरह से, ठीक है, लेकिन टेम्पल लिटरल ही बोलिए तो ज्यादा बेटर होता है। यहाँ पर हम लिख देंगे टाइटल, इस तरह से लिख देंगे टाइटल। तो अब जो टाइटल है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। देखिए जरा, टाइटल यहाँ पर दिख गया, वेलकम टू जस्ट फॉर कोड, है ना। अभी अगर आपको सब टाइटल को भी दिखाना है तो यहाँ पर लिखिए जरा सब टाइटल, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, यानी कि टेम्पलेट लिटल के अंदर यहाँ पर सब टाइटल भी लिख दीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पर सब टाइटल भी इस तरीके से आ गया, है ना, ये देखिए आ गया, ठीक है। थोड़ा जूम कर देता हूँ, शायद आप लोग को ना दिख रहा हो, ये मैंने जूम कर दिया, ये देखिए ना, आ गया। अब यहाँ पर आइए जरा, इसके अंदर आप ऑब्जेक्ट का भी यूज कर सकते हो। सपोज करो ये कोई ऑब्जेक्ट होता है, इस तरीके से मैं यहाँ से कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ इस चीज को। एक ऑब्जेक्ट कैसे बनता है? एक कॉन्स्टेंट बनाएंगे जरा डेटा के नाम से, इस तरीके से इसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम। तो टाइटल के नाम से मैंने प्रॉपर्टी सेट किया इस तरीके से, टाइटल इसके नाम से मैंने प्रॉपर्टी सेट किया, और यहाँ पर मैं लिख दिया हेलो जस्ट फॉर कोड, वैसे इसे लिख देता हूँ जस्ट फॉर कोड, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी मैं सेट कर देता हूँ जरा, सब टाइटल के नाम से। तो सब टाइटल इसके नाम से मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी सेट किया, और यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ एंड मैं ऐसे लिख देता हूँ वेलकम, वेलकम टू माई चैनल, इस सेक्शन में लिख दिया वेलकम टू माई चैनल, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही लिखिए। टर्मिनेट यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट का अगर आपको यूज करना है यहाँ पर, तो कैसे यूज करेंगे? देखिए, आपको फिर से टेम्पलेट डिटेल का स्टार्ट करना है इस तरीके से। और डेटा एक ऑब्जेक्ट है, डेटा के अंदर से प्रॉपर्टी को रीड करना है डायरेक्ट, यानी कि जो प्रॉपर्टी हमारी टाइटल के नाम से उसको रीड कर लेंगे। तो डेटा डॉट टाइटल लिख देंगे, यहाँ पर आपको डेटा डॉट सब टाइटल लिखना है इस तरीके से, तो ऑब्जेक्ट का भी यूज हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी जावा स्क्रिप्ट के जो है कांस्टेंट या वेरिएबल या ऑब्जेक्ट को यूज करना होगा तो आसानी से आप यूज कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट के अंदर। बस आपको याद रखना है कि टेम्पलेट लिटरल के अंदर ही उस चीज को लिखना है। कहीं पर भी स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं पर भी शुरू कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। देखिए, है ना, आ गया जस्ट फॉर कोड वेलकम टू माई चैनल, इस तरीके से। कोई एरे होता तो एरे भी आप लिख सकते थे। सपोज करो यहाँ पर एक एरे बना देता हूँ मैं, एक इस तरीके से कांस्टेंट मैंने बनाया एरे के नाम से, ठीक है। यहाँ पर मैंने एरे के नाम से कांस्टेंट बनाया इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने 1, 2 इस सेक्शन में डिफाइन कर दिया, एक कोई नंबर इसके अंदर, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस सेक्शन में डिफाइन कर दिया। अब इस एरे का अगर आपको यूज करना है यहाँ पर, सपोज करो मैंने एक और पी टैग इस सेक्शन बना लिया, क्लोज कर दूंगा, और यहाँ पर मुझे एरे का यूज करना है। बस यहाँ पर टेम्पलेट लिटर स्टार्ट करिए और यहाँ पर एरे को डिफाइन कर दीजिए। तो एरे के अंदर जितना भी डेटा होगा वो सब प्रिंट हो जाएगा ऐसा करने से। ये देखिए आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अगर आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर इंडेक्स का डेटा प्रिंट हो, 5 प्रिंट करना चाह रहे हैं तो 0, 1, 2, 3, 4, यानी कि यहाँ पर इंडेक्सिंग नंबर दे देंगे 4, तो एरे और इसे से डिफाइन कर दिए इंडेक्सिंग नंबर 4। तो आपका जो फोर्थ इंडेक्स पे डेटा होगा यानी कि 5 वो प्रिंट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इसके साथ साथ आप जो है, अच्छा एक और चीज ध्यान रखेंगे कि आप जो किसी भी ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, यानी कि जैसे एक ऑब्जेक्ट हमारा डेटा वाला एक ऑब्जेक्ट है, ये जो डेटा है ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर आप डायरेक्ट सेक्शन नहीं यूज करेंगे, ठीक है। यानी कि टेम्पलेट लिटरल के अंदर डायरेक्ट डेटा अगर आप लिखेंगे तो प्रॉब्लम आएगा इससे, इससे एरर आएगा। ये देखिए ना, यहाँ पर एरर आ गया कि डायरेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट का आप यहाँ पर जो है यूज नहीं कर सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हो, या तो आप उस ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करिए। तो जावा स्क्रिप्ट में एक जो है फंक्शन होता है, एक प्री डिफाइंड जेसन जेसन स्ट्रिंगिफाई के नाम से, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, इसका यूज करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का यूज करिए और उसको जो है अपना ऑब्जेक्ट दे दीजिए। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, अब आसानी से ये प्रिंट हो सकता है। यहाँ पर ये देखिए ना, प्रिंट हो गया स्ट्रिंग से पूरा ऑब्जेक्ट। तो जब भी आपको ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना होगा तो इसको स्ट्रिंगिफाई करके तब प्रिंट करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से सपोज करो आपको डेट यानी कि कोई प्री डिफाइंड फंक्शन यूज करना है जावा स्क्रिप्ट का, तो जैसे मैं पीटेग ही बना लेता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर मुझे इसके अंदर प्री डिफाइंड फंक्शन जैसे न्यू कीवर्ड के साथ मैं डेट ऑब्जेक्ट का यूज कर लेता हूँ। तो डेट क्या है? डेट एक ऑब्जेक्ट है, मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यहाँ पर डेट आना चाहिए लेकिन एरर आएगा, क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, उसको आपको स्ट्रिंगिफाई में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का यूज कर लिया इस तरीके से, और जो है आपका ऑब्जेक्ट, सॉरी जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई इसे डिफाइन करेंगे, और जो आपने न्यू कीवर्ड के साथ डेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था वो जो है अब स्ट्रिंगिफाई के अंदर कर रखी,
ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका जो डेट था वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ये देखिए डेट भी दिख गया इस तरीके से। तो डेट इस तरीके से आया, ये समझने योग्य डेट नहीं होता है, आपको इसमें इसके अंदर से कुछ चीज़ों को कस्टमाइज़ करना होता है, जैसे डेट को अलग करना होता है, टाइम को अलग करना होता है ना? तो ये सारी चीज़ें भी आप सीखोगे, ठीक है? वैसे ये सब जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, जितना भी मैंने बताया आपको जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई या ऑब्जेक्ट बनाना या एरे बनाना, ये सब आपको पहले से आना चाहिए। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, एरे कैसे बनता है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई क्या है, जेसन पार्स क्या है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप रिएक्ट स्टार्ट करिए, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों पे काम होगा आगे की तरफ। तो फिलहाल आपने ये सब सारी चीज़ें देखा कि किस तरीके से जावास्क्रिप्ट का कोड आप जो है कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। अब अगर आपको सीएसएस अप्लाई करना है किसी में, सपोज़ करो इनलाइन सी अच्छा यहाँ पर इनलाइन सीएसएस यूज़ होता है, या तो एक्सटर्नल सीएसएस आप यूज़ करेंगे। जैसे होम पेज के लिए हमने ये सीएसएस बना रखा, तो यहाँ पर लिखिए आप। अगर आपको इनलाइन सीएसएस का यूज़ करना है, तो इनलाइन सीएसएस कैसे लिखेंगे आप? यहाँ पर अच्छा एक और चीज़, उससे पहले कुछ और चीज़ों को टेस्टिंग कर लेते हैं। जैसे कि कोई फंक्शन अगर आपको कॉल करना है, यानी कि फंक्शन कॉल करना है, तो कैसे करेंगे? यहाँ पर मैंने एक पी टैग लिया इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने पी टैग के अंदर एक टेम्पलेट लिटल को स्टार्ट किया, और यहाँ पर डेमो के नाम से एक फंक्शन इस तरह से मैंने कॉल कर लिया। ठीक है, डेमो के नाम से मैंने यहाँ पर फंक्शन कॉल किया। इस डेमो फंक्शन का यहाँ पर डिफिनेशन करना होगा आपको। तो डिजाइन वाला जो कॉन्स्टेंट, इसके ऊपर एक कॉन्स्टेंट बनाया जरा डेमो के नाम से। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कॉन्स्टेंट बनाएंगे इस तरह से डेमो के नाम से, और यहाँ पर इस तरह से मैंने इसका डिफिनेशन किया, और यहाँ से मैं रिटर्न कर देता हूँ जस्ट फोर कोड। मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया जस्ट फोर कोड इस सेक्शन, यानी कि रिटर्न कर दिया। तो ये रिटर्न होकर कहाँ जाएगा? अच्छा, जस्ट फोर कोड एक स्ट्रिंग है, इसलिए डुअल कोड या सिंगल कोड से लॉक करके इसको रिटर्न करेंगे। तो ये रिटर्न होके यानी कि कहाँ जाएगा? जहाँ पर ये फंक्शन कॉल हुआ, यानी कि यहाँ पर आएगा। तो देखिए जरा, यहाँ पर आ जाएगा जस्ट फोर कोड, ये देखिए आ गया। अगर आप चाहें तो इसको H1 से यूज कर लें या H2 का यूज कर लें, तो थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। मैंने H2 को डिफाइन कर दिया, और यहाँ पर मैं H2 को क्लोज कर लूंगा। तो जो आपने स्टार्ट किया वही क्लोज करेंगे। देखिए यहाँ पर ये आ गया जस्ट फोर कोड। अब सपोज करो कोई ऐसा फंक्शन जो कि क्लिक पे काम करना है, तो यहाँ पर बटन बनाइए इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया क्लिक में। क्लिक में इस तरीके से मैंने डिफाइन किया। अब इस पे क्लिक पे, यानी कि इसके क्लिक पे आप कोई फंक्शन कॉल करना चाहते हो, तो यहाँ पर लिखिए जरा ऑन। ऑन क्लिक इवेंट होता है, तो जिस तरीके से आप यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में ऑन क्लिक लिखते थे, तो आप जावास्क्रिप्ट में कैसे ऑन क्लिक लिखते थे? इस तरीके से लिखते थे, और इसके अंदर आप फंक्शन कॉल करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रिएक्ट जेएस में आप क्या करेंगे? ऑन क्लिक ही लिखेंगे, बस लिखने का थोड़ा सा तरीका चेंज हो जाएगा। जैसे ऑन क्लिक में जो सी होगा वो कैपिटल होगा, और जो फंक्शन रखेंगे वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। तो कोई भी फंक्शन आप कॉल कर सकते हैं, जैसे मैं टेस्ट के नाम से एक फंक्शन कॉल करता हूँ, तो यहाँ पर जो फंक्शन कॉल होगा वो आप जो है पैरेंथेसिस के साथ कॉल नहीं करेंगे। अगर आपने पैरेंथेसिस के साथ कॉल कर लिया, तो क्या होगा? पेज लोड होते ही ये कॉल हो जाएगा। ठीक है, अब इस टेस्ट का आप डिफिनेशन करिए जरा। तो इस डेमो वाले फंक्शन के नीचे कॉन्स्टेंट बनाते हैं टेस्ट के नाम से। यहाँ पर मैंने टेस्ट के नाम से कॉन्स्टेंट बनाया, इस तरह से मैंने एरो फंक्शन का डिफिनेशन किया, और यहाँ पर मैं अलर्ट डिफाइन कर देता हूँ, यानी कि जब उस पर क्लिक होगा तो अलर्ट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जब इस पे क्लिक होगा बटन पर, तो अलर्ट आना चाहिए। तो इसके अंदर अलर्ट है, इसलिए अलर्ट आएगा। आइए जरा टेस्टिंग कर लेते हैं। मैंने रिलोड किया इस तरीके से, यहाँ पर क्लिक करूंगा, ये देखिए अलर्ट आ गया है ना, यानी कि क्लिक करने के बाद अलर्ट आ रहा है। लेकिन यही चीज अगर आप यहाँ पर फंक्शन ब्रैकेट के साथ कॉल करते, तो फिर क्लिक नहीं करते, आपका पेज लोड होते ही अलर्ट आ जाता है। जैसे पेज रेंडर होगा, आपका अलर्ट आ जाएगा। ये देखिए आ गया है ना, जैसे आपका पेज रेंडर हो रहा है, अलर्ट आ जा रहा है। देखिए रिलोड करेंगे, तो पेज रेंडर होते ही आपका अलर्ट यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए ये अलर्ट आ रहा है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जब भी इवेंट के अंदर कोई फंक्शन कॉल करेंगे, जैसे एक इवेंट है, इसके अंदर कोई फंक्शन कॉल करेंगे, तो फंक्शन ब्रैकेट नहीं लगाएंगे आप। यहाँ पर आपने फंक्शन कॉल किया, तो यहाँ पर आपने फंक्शन ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि आप ये कोई इवेंट नहीं है। जब भी आप इवेंट के अंदर लगाएंगे, तब आपको यहाँ पर फंक्शन ब्रैकेट नहीं लगाना है। ठीक है, तो आप बहुत सारे केसेस में फंक्शन ब्रैकेट लगाना भी होता है, मैं आपको बताऊंगा वो आगे की तरफ। फिलहाल अगर सिर्फ आपको फंक्शन का यूज करना है, तो डायरेक्ट फंक्शन का नाम लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब सपोज करो हमें इनलाइन सीएसएस का यूज करना है। ठीक है, या तो आप इनलाइन सीएसएस लिख सकते हैं, या तो आप इंटरनल सीएसएस लिख सकते हैं, सॉरी एक्सटर्नल सीएसएस लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो इनलाइन सीएसएस लिखने के लिए सपोज करो H1 पे आपको अप्लाई करना है, तो यहाँ पर स्टाइल टैग का यूज करेंगे इस तरीके से, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज वगैरह डिफाइन कर सकते हो। तो फ़ॉन्ट साइज इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हाइफन नहीं होगा कहीं पर भी, और यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया 45 पिक्सल। इसी तरह से दूसरा अगर आपको यूज करना है, तो कॉमा से सेपरेट करेंगे, यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, और कलर नाम का प्रॉपर्टी यूज करेंगे, उसका वैल्यू रेड डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये जो है अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए ना, आप सपोज करो मल्टीपल यानी कि बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर सारा नहीं लिखेंगे इस तरीके से। बहुत ज्यादा अगर होगा, तो इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स करिए, यानी कि यहाँ पर आप जो है कोई कांस्टेंट यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं इसके ऊपर आता हूँ, और यहाँ पर एक कांस्टेंट बना लेता हूँ स्टाइल के नाम से, या स्टाइल के नाम से इस मैंने कांस्टेंट बनाया, और इसके अंदर मैं वो कोड रख देता हूँ जो अभी तक मैंने यूज किया था। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए फ़ॉन्ट साइज था, कलर था, यहाँ पर इस तरीके से। आप यहाँ पर और भी प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए, जैसे मैंने फ़ॉन्ट फैमिली इसका यूज कर लिया, तो फ़ॉन्ट फैमिली इसका मैंने यूज किया, फ़ॉन्ट हाइफन फैमिली इससे ही डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ फ़ॉन्ट फैमिली का जो है वर्दाना। ठीक है, आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, कॉमा देंगे। बैकग्राउंड कलर का आपको यूज करना है, तो बैकग्राउंड कलर इसे डिफाइन करेंगे बैकग्राउंड।
ठीक है, बैकग्राउंड मैंने डिफाइन किया इस तरीके से, और यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ बैकग्राउंड इसका पिंक, या कुछ भी और कलर दे सकते हैं आप। उसके बाद अगर आप बॉर्डर वगैरह लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बॉर्डर दीजिए जरा इस तरीके से। तो बॉर्डर हाइफन रेडियस, जब सपोज करो दो वर्ड, जैसे किसी में दो वर्ड आता है, जैसे यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट हाइफन साइज होता है, तो फ़ॉन्ट का जो हाइफन होगा वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और साइज का जो एस होगा वो कैपिटल हो जाएगा। बस इतना ध्यान में रखना है। बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर भी आप लगा सकते हैं, मैंने डिफाइन कर दिया 5 पिक्सल सॉलिड रेड। जिस तरीके से आप वहां पर लिखते थे वैसे ही लिखना है। बस ये जो स्टाइल वाला कंटेंट, यानी कि जो स्टाइल वाला कांस्टेंट है आपका, वो यहाँ पर यूज कर लेना है। तो वही हो गया, इसका मतलब वही हो गया कि या तो आप ये पूरा कोड यहाँ पर लिखते हैं इस तरीके से, या तो आप इसके लिए कांस्टेंट बनाएं और यहाँ पर डायरेक्ट यूज कर लें। ठीक है, तो अभी भी इस पे अप्लाई हो जाएगा जितना भी सीएसएस का काम आपने किया। ये देखिए ना, सारा कुछ अप्लाई हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप जो है यहाँ पर स्टाइलिंग कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आप स्टाइल के नाम से ही कॉन्स्टेंट बनाइए, आप डिजाइन के नाम से कॉन्स्टेंट, डिजाइन के नाम से नहीं बनाएंगे क्योंकि नीचे की तरफ कॉन्स्टेंट बना हुआ ऑलरेडी। तो यहाँ पर मैं H1 पे अप्लाई करूँ तो यहाँ पर H1 डिजाइन इसके नाम से मैंने बना लिया टेक्स्ट। ठीक है, H1 डिजाइन, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और जहाँ पर स्टाइल है वहां पर आपको H1 डिजाइन का यूज कर लेना है। तो जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर स्टाइल के नाम से ही कॉन्स्टेंट बनाए, किसी भी नाम से बनाया जा सकता है। ठीक है, ये देखिए अभी भी वैसे ही काम करेगा जैसे पहले काम कर रहा था। ये देखिए ना, इस तरीके से ये हो गया। अब आपको बूट स्टेप का यूज करना है। ठीक है, तो इनलाइन सीएसएस मैंने बताया कि इनलाइन सीएसएस आप कैसे लिखेंगे। अगर सपोज करो एक लाइन का सीएसएस इसी पे अप्लाई करना है तो यहीं पर इस तरह से स्टाइल लिखो। अब ये कर्ली ब्रैकेट हुआ, अब एक और कर्ली ब्रैकेट आपको लगाना है, उसके बाद आपको कलर वगैरह डिफाइन करना है, जो भी लिखना है वो डिफाइन करेंगे। इस तरीके से मैंने डिफाइन कर दिया रेड, तो इसका भी कलर रेड हो जाएगा इसके नीचे वाले का। ये देखिए रेड हो गया ना इस तरीके से। सपोज करो इसका भी अगर आपको कलर चेंज करना है या कुछ और करना है, फ़ॉन्ट साइज बढ़ाना है, तो ये वाला है, यहाँ पर डिफाइन करिए जरा इस तरीके से स्टाइल, और यहाँ पर इस तरीके से डिफाइन करेंगे फ़ॉन्ट हाइफन साइज। तो फ़ॉन्ट हाइफन नहीं होता इसके अंदर, फ़ॉन्ट साइज डायरेक्ट इस तरीके से लिखेंगे और उसका जो है फ़ॉन्ट साइज आप इस तरीके से बढ़ा देंगे। ठीक है, मैंने डिफाइन कर दिया इस तरीके से 25 पिक्सल, है ना। अगर दूसरा प्रॉपर्टी आपको डिफाइन करना है यहाँ पर, तो इस तरीके से कॉमा देंगे और कॉमा से सेपरेट करने के बाद आपको कलर वगैरह डिफाइन करना है, तो मैंने डिफाइन कर दिया इस तरीके से ब्लू कलर। देखेंगे जाके तो इसका भी कलर, यानी कि इस पे भी चेंजेस आए आपको दिख ही जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आपको बूट स्टेप का अगर यूज करना है तो फिलहाल तो बूट स्टेप आपके इसके अंदर है ही नहीं। तो जब भी आप उससे पहले, यानी कि जहां पर भी आपने पढ़ा होगा HTML CSS या जावास्क्रिप्ट में, अगर आपने बूट स्टेप का यूज किया होगा तो वहां पर आपने जो है लिंक वगैरह यूज किया होगा। तो ये रिएक्ट में आपको बूट स्टेप यूज करने के लिए रिएक्ट बूट स्टेप नाम का एक जो है मॉड्यूल है, लाइब्रेरी, उसको आपको इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पर सर्च कर लेंगे इस तरीके से रिएक्ट बूट स्टेप रिएक्ट बूट स्टेप इस तरीके से सर्च करेंगे। फर्स्ट वाला जो लिंक दिखेगा रिएक्ट हाइफन बूट स्टेप डॉट गिट हब डॉट आईओ, इस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे गेट गेट स्टार्टेड पे। गेट स्टार्टेड पे जब आप क्लिक कर देंगे तो देखिए आपको यहाँ पर एनपीएम दिख जाएगा। इस तरीके से कॉपी करिए जरा एनपीएम को कंट्रोल सी करके, और यहाँ पर जो आपका प्रोजेक्ट चल रहा है उसको कंट्रोल सी करके रोक देंगे, और यहाँ पर CLS कर लेंगे क्लियर स्क्रीन। उसके बाद राइट क्लिक कर देना है इस तरीके से। इस पर राइट जैसे आप क्लिक करेंगे, जो आपने कॉपी किया था वो पेस्ट हो जाएगा। इंटर प्रेस कर देंगे तो जो आपका बूट स्टेप है, यानी कि जो रिएक्ट हाइफन बूट स्टेप है, वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप सीडीएन वगैरह का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, कर सकते हैं, मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है। फिलहाल आपको रिएक्ट बूट स्टेप को इस तरह से इंस्टॉल कर लेना है, मॉड्यूल उसका। ठीक है, जब ये इंस्टॉल हो जाए तो आपको क्या करना है, npm स्टार्ट करके इसको स्टार्ट कर देना प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर मैंने इंस्टॉल हो गया, इस तरह से लिख देंगे npm स्टार्ट। ठीक है, तो ये ब्राउजर में रन हो जाएगा थोड़ी देर में। जब तक रन हो रहा है, मैं आप यहाँ पर आ जाइए जरा VS कोड में। देखिए यहाँ पर आएंगे, नोड मॉड्यूल फोल्डर को ओपन करिए। जो बूट स्टेप आपने अभी इंस्टॉल किया वो यहीं पर आया होगा नोड मॉड्यूल फोल्डर के अंदर। तो नीचे की तरफ आइए जरा, ये देखिए बूट स्टेप के नाम से यहाँ पर कोई फोल्डर बना होगा, उसी के अंदर सारी फाइलें आएंगी। देखिए बूट स्टेप के नाम से कहाँ फोल्डर बना, इसके अंदर, ये देखिए ना यहाँ पर बना। अब इसी बूट स्टेप के अंदर से आपको डिस्ट, और डिस्ट के अंदर से सीएसएस, और सीएसएस के अंदर से बूट स्टेप डॉट मिन डॉट सीएसएस, इस वाली फाइल को आपको इंपोर्ट करना है। कहाँ इंपोर्ट करेंगे आप इस चीज को, होम पेज डॉट जेएस के अंदर। तो ऊपर की तरफ इसी में काम कर रहे हैं हम, इसलिए यहाँ पर ऊपर ऊपर की तरफ आइए और इंपोर्ट कर लीजिए। तो इंपोर्ट स्टेटमेंट जैसे डिफाइन करेंगे और यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे बूट स्टेप, है ना, यानी कि यहाँ पर डायरेक्ट इस तरह से लिखेंगे बूट स्टेप। आपको नोड मॉड्यूल या किसी फोल्डर से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं, तो जो भी नोड मॉड्यूल के अंदर है वो डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो बूट स्टेप लिखेंगे, बूट स्टेप के अंदर से डिस्ट फोल्डर, और डिस्ट के अंदर से सीएसएस वाला फोल्डर, और सीएसएस के अंदर से आपको बूट स्टेप डॉट मिन डॉट सीएसएस, इसको एक तरह से लिंक करना है, डॉट मिन डॉट सीएसएस, इसको लिंक कर देंगे। आप कोई भी, आप जो है बूट स्टेप की क्लास आराम से यूज कर सकते हैं, कहीं पर भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्लास आप अप्लाई कर सकते हैं बूट स्टेप की। ठीक है, अब यहाँ पर आइए जरा फिर से इनकी वेबसाइट पे, बूट स्टेप वाली वेबसाइट पे कंपोनेंट में जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको जैसे बटन वगैरह बनाना है, अलर्ट बनाना है, तो इसके लिए कंपोनेंट मिलता है। जैसे वहां पर आपको, जब आप बूट स्टेप में काम कर रहे होंगे तो वहां पर आपको बटन बनाने के लिए बीटीएन डिजाइन, है ना, बीटीएन बीटीएन डेंजर, इस तरीके का कलर मिलता था, और जो है कुछ क्लासेस मिलते थे। लेकिन यहाँ पर अगर आपको बटन वगैरह बनाना है, जैसे यहाँ पर देखिए बटन की तरह, इधर है बटन, तो बटन के लिए आपको कंपोनेंट का यूज करना है, और कलर डिफाइन करने के लिए आपको वेरिएंट नाम का एक प्रॉपर्टी यूज करना है। ठीक है,
तो बटन का कंपोनेंट आपको इंपोर्ट करना होगा रिएक्ट बूट स्टेप के अंदर से। देखिए जैसे यहाँ पर इंपोर्ट किया गया ना, इंपोर्ट बटन फ्रॉम रिएक्ट हाइफन बूट स्टेप, ठीक है। तो बटन का कंपोनेंट अगर आपको यूज करना है तो यहाँ पर आइए जरा, सबसे पहले बटन का कंपोनेंट आपको इंपोर्ट करना होगा। तो इंपोर्ट डिफाइन करेंगे इस तरीके से, और इंपोर्ट कर्ली ब्रैकेट इस तरीके डिफाइन करेंगे, और इस तरीके से लिखेंगे फ्रॉम रिएक्ट हाइफन बूट स्टेप, यानी कि फ्रॉम रिएक्ट हाइफन बूट स्टेप, ये लिख देंगे। तो रिएक्ट बूट स्टेप के अंदर से आप कोई भी कंपोनेंट आप यहाँ पर इंपोर्ट करके यूज कर सकते हो। जैसे मुझे बटन का यूज करना है तो मैंने, और मैं मल्टीपल कंपोनेंट यूज करने हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इंटर कर लिया। बस इससे बटन डिफाइन करिए। अब इस बटन का जहां पर यूज करना है आप मर्जी यूज करिए। जैसे बटन हमने यहाँ पर बनाया था नीचे की तरफ, यहाँ पर आप इस बटन का यूज कर लीजिए। तो ये अब क्या है, बटन का कंपोनेंट है, ये रिएक्ट बूट स्टेप का बटन है। तो ये अब अच्छा सा डिजाइन होके आएगा। देखिए यहाँ पर आके देखेंगे आपके प्रोजेक्ट में, ठीक है, एक प्रोजेक्ट खुला होता है, इसको मैं कट कर देता हूँ। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है इसके अंदर देखिए जरा, है ना, इससे अब बटन हमारा डिजाइन होके आएगा। अब सपोज करो इसका कोई भी कलर चेंज करना है, आपको दूसरा कलर चाहिए, तो यहाँ पर आपको वेरिएंट के नाम से प्रॉपर्टी सेट करना है, यानी कि वेरिएंट के नाम से प्रॉपर्टी होता है उसको सेट करेंगे। उसमें जो कलर आपने बूट स्टेप में यूज किया था, इन्फो, डेंजर, है ना, कोई भी कलर आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो मैंने डेंजर दिया, तो यहाँ पर ये जो है डेंजर कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से कोई भी कलर आप यहाँ पर दे सकते हैं बूट स्टेप का। बस याद रहे, कलर देने के लिए आपको वेरिएंट नाम का एक प्रॉपर्टी यूज करना है या एट्रीब्यूट यूज करना है इस तरीके से, और यहाँ पर ये कलर आपका हो जाएगा। ये देखिए कलर हो गया, ठीक है। अब सपोज करो आपको अलर्ट डिफाइन करना है, यानी कि बूट स्टेप की वेबसाइट पे आइए फिर से जरा, अलर्ट यहाँ पर आइए। अलर्ट का कंपोनेंट, अगर आपको अलर्ट बनाना है अलर्ट, तो अलर्ट का भी कंपोनेंट आपको मिल जाएगा। देखिए ना, इस तरीके से लिखा हुआ अलर्ट, इंपोर्ट अलर्ट फ्रॉम रिएक्ट बूट स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पर हम इंपोर्ट कर लेंगे अलर्ट को भी। तो एक बार आपने यहाँ पर लिख दिया है, अब इसके अंदर कोई कितना भी कंपोनेंट आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर अलर्ट को इस तरीके से इंपोर्ट कर लिया, कहीं पर भी यूज करिए आप। तो नीचे की तरफ आता हूँ, ये जो बटन है इसके जस्ट नीचे यहाँ पर मैं जो है इसके जस्ट नीचे अलर्ट कंपोनेंट का यूज कर लेता हूं। तो मैं अलर्ट को यहाँ पर डिफाइन करूंगा, इस तरीके से क्लोज करूंगा, और यहाँ पर मैं लिख दिया इस तरीके से जस्ट फॉर कोड। आप कुछ भी लिख सकते हैं, जरूर नहीं कि या आप यहाँ पर कुछ भी और लिख दीजिए। तो मैंने यहाँ पर लिखा, ये देखेंगे यहाँ पर आके, तो देखिए नीचे की तरफ अलर्ट दिख जाएगा। आप सपोज करो इसका कलर वगैरह चेंज करना है आपको, तो बस यहाँ पर आइए अलर्ट के अंदर, यानी कि जो अलर्ट वाला कंपोनेंट है उसके अंदर जो है वेरिएंट नाम का प्रॉपर्टी यूज करेंगे, और यहाँ पर डिफाइन कर देंगे वार्निंग या जो भी आपको डिफाइन करना है। तो मैंने वार्निंग लिखा, तो ये वार्निंग वाला कलर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको सक्सेस का कलर डिफाइन करना है तो यहाँ पर सक्सेस लिख दीजिए, तो सक्सेस वाला कलर आ जाएगा। तो जो कलर आप यूज करना चाहते हैं बस वेरिएंट नाम का प्रॉपर्टी यूज करेंगे, उसके अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका बूट स्टेप। अब बड़े से बड़ा डिजाइन अगर आपको चाहिए तो देखिए आपको हिंट लेने के लिए यहीं पर आना होगा बूट स्टेप की वेबसाइट पे, ठीक है। तो जो क्लासेस वहां पर आप लिखते थे वही लिखना है, बस थोड़ा सा उसमें जो है चेंजेस हो गया। जैसे वहां पर हम लोग जो है कलर वगैरह करने के लिए जो है डायरेक्ट कलर यूज करते थे, क्लास यूज करते थे, लेकिन यहाँ पर आपको वेरिएंट नाम का प्रॉपर्टी यूज करना है, उसके अंदर अपने क्लास का नाम देना है, ठीक है। और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं इसको यूज करने का, आपको आगे पता चलेगा धीरे धीरे। फिलहाल जैसे मॉडल्स आपको बनाना है, यानी कि मॉडल में आइए, ये रहा आपका मॉडल। इस तरीके का अगर आपको मॉडल बनाना है तो इसका कोड आपको नीचे की तरफ दिख जाएगा। ये देखिए ना मॉडल का पूरा, ये देखिए मॉडल डायलॉग से लेकर के यहाँ से लेकर के ये मॉडल डायलॉग जो क्लोज है लास्ट में, यहाँ तक कॉपी कर लीजिए जरा, कंट्रोल सी करके मैंने कॉपी किया। देखिए कहाँ से कहाँ तक ये आपका मॉडल है, मॉडल डायलॉग यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक नीचे तक कॉपी कर लेना है। या तो आप ये पूरा डिप देखिए, रिटर्न के अंदर जो पूरा डिप है ये वाला, यहाँ से पूरा कॉपी कर लीजिए जरा, कंट्रोल सी करके पूरा डिप कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर लाके पेस्ट करेंगे। तो ये सही है कि हम वहां से हिंट ले रहे हैं, जरूरी नहीं कि आपको सारी चीजें पता ही हो, आप हिंट ले सकते हो बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से, है ना, ये सही तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इससे हिंट लिया बस, ठीक है, यहाँ से हम हिंट लेके काम कर रहे हैं, तो ये सही है, हिंट लेके आप काम कर सकते हो, ये सही तरीका है, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पर मॉडल देखिए, यहाँ पर मॉडल नहीं दिखेगा, एरर आएगा कि जो है मॉडल इज नॉट डिफाइंड, यानी कि जो आपने मॉडल नाम का कंपोनेंट यहाँ पर यूज किया वो अनडिफाइंड बताया जा रहा है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ बस आपको इसको इंपोर्ट कर देना है, जैसे आपने अलर्ट को इंपोर्ट किया वैसे आपको मॉडल को भी इंपोर्ट कर देना है। तो मॉडल आपने इंपोर्ट किया, इसके अंदर देखेंगे और कुछ इंपोर्ट करने जैसा है तो वो भी इंपोर्ट करेंगे। देखिए मॉडल डायलॉग जो लिखा गया ये क्लास होती है ना, इसको आप नहीं इंपोर्ट करेंगे। मॉडल हेडर जो लिखा गया ये भी क्लास है, इसको इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं। तो डॉट डॉट लाके जो लिखा गया इसके साथ वो एक क्लास होता है। जैसे आप यहाँ पर बूटस्ट्रैप में जब मॉडल बनाते थे पूरे यानी कि जब हम पहले काम करते थे HTML या CSS जावास्क्रिप्ट में, तो वहां पर जब हम मॉडल बनाते थे तो जैसे मॉडल आपने लिखा, फिर मॉडल के अंदर लिखते थे ना मॉडल हाइफन डायलॉग, मॉडल हाइफन कंटेंट, मॉडल हाइफन बॉडी, मॉडल हाइफन हेडर। तो वही चीज यहाँ पर इस तरीके से क्लास लिखी जा रही है। ये मॉडल बॉडी है, तो बॉडी क्या है, क्लास है। हेडर क्या है, क्लास है। टाइटल एक क्लास है, ठीक है। तो बस इसके अंदर सिर्फ आपको मॉडल ही इंस्टॉल करना था। बटन ऑलरेडी इसके अंदर यूज हो रहा है, तो बटन आपका इंपोर्टेड है ऑलरेडी, यहाँ पर देखिए इंपोर्टेड है, आपको बटन को इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो मॉडल है वो भी यहाँ पर दिख जाएगा, ये देखिए ना मॉडल दिख गया इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो है हाइट इसके अंदर ऑटो लगा देंगे, यानी कि जो आपका एप डॉट CSS उसके अंदर जाइए, और आपने जो पेज के लिए हाइट लगाया था, तो जो आपका एप डॉट CSS वो किधर है, ये रहा एप डॉट CSS। देखिए पेज के लिए आपने हाइट डिफाइन किया था ना 450 पिक्सल, इसको आप यहाँ पर ऑटो कर दीजिए, तो अब ऑटो हाइट लेगा, क्योंकि इसके अंदर अब कंटेंट आ चुका है। ये देखिए ना, अब यहाँ पर मॉडल दिख गया आपको इस तरीके से यहाँ पर,
ठीक है। तो बूट स्टेप का यूज आपने सीखा। तो जब भी आपको हिंट लेना होगा बूट स्टेप की वेबसाइट पे जाएंगे और किस तरीके से कौन सा कंपोनेंट बनाना है, किस तरीके से नेप बार बनाना है, वो सब वगैरह आप यहाँ से हिंट वगैरह लेके काम कर सकते हो। जैसे यहाँ पर नेप बार का कंपोनेंट है, इसको कॉपी कर लेते हैं जरा पूरे नेप बार वाले कंपोनेंट को। मैंने सिर्फ नेप बार का देखिए, यहाँ पर जहाँ से नेप बार स्टार्ट हुआ, रिटर्न के अंदर जहाँ से नेप बार स्टार्ट हुआ, जहाँ पर नेप बार क्लोज हुआ, वहां तक मैंने कॉपी किया और बस इसके नीचे लाके पेस्ट करिए। यानी कि यहाँ पर इसके जस्ट नीचे ये जो मॉडल डायलॉग, ये जो डिव है, इसके जस्ट नीचे यहाँ पर पेस्ट कर दिए इस तरीके से। मैं थोड़ा अरेंज कर देता हूँ इस चीज को। अब इसके अंदर क्या क्या इंपोर्ट करना है वो आपको पता, मतलब इंपोर्ट करना होगा कुछ चीज। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले नेप बार है, तो नेप अभी यहाँ पर अगर आपने रन किया तो एरर आएगा। क्या एरर आएगा कि नेप बार इज नॉट डिफाइंड, कंटेनर नॉट डिफाइंड, है ना, नेप नॉट डिफाइंड। तो सबसे पहले आपको क्या इंपोर्ट करना है, नेप बार को इंपोर्ट करना है। ऊपर की तरफ जाइए जरा, जहां पर आपने इंपोर्ट लिखा कॉमा दीजिए, इस तरीके से नेप बार को इंपोर्ट कर लीजिए। ठीक है, मैंने नेप बार को इंपोर्ट किया। उसके बाद क्या इंपोर्ट करेंगे, इस तरीके से देखेंगे कैसे पता चलेगा कि क्या क्या इंपोर्ट करना है। तो जैसे ये कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट का जो फर्स्ट लेटर होगा कैपिटल होगा हमेशा। कंटेनर, इसको भी इंपोर्ट करना होगा क्योंकि अभी तक आपने कंटेनर को इंपोर्ट नहीं किया, ये भी एक कंपोनेंट है। ऊपर की तरफ जाइए जरा, कंटेनर को भी इंपोर्ट कर लीजिए इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर कॉमा दिया और कंटेनर को मैंने इस तरीके से इंपोर्ट कर लिया रिएक्ट बूट स्टेप के अंदर से। उसके बाद देखिए क्या इंपोर्ट करना है। तो इस कंटेनर के बाद फिर से नेप बार है, तो नेप बार आपने इंपोर्ट कर लिया, इसको इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं। ये क्या है, क्लास है, ये भी क्लास है, ये भी क्लास है। इसके बाद नैप टैग है, तो नैप को भी आपको इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पर आइए जरा, नैप को इंपोर्ट कर लीजिए, तो कॉमा दीजिए इस तरीके से और यहाँ पर नैप को इंपोर्ट कर लीजिए। उसके बाद देखेंगे क्या है, तो नैप हो गया, आपने नैप को इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद देखिए नैप, ये भी नैप है, इसको इंपोर्ट कर रखा है आपने, इसको इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए एक और क्लास आ गया नैप ड्रॉप डाउन। ठीक है, तो यहाँ पर आइए जरा, नैप ड्रॉप डाउन का भी यूज कर लीजिए, यानी कि इंपोर्ट कर लीजिए, इसको भी कॉमा देंगे और नैप ड्रॉप डाउन को भी हम इंपोर्ट कर लेंगे। तो मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पर जाके देखेंगे तो देखिए नैप बार भी आपका बन जाएगा। ये देखिए ड्रॉप डाउन भी यहाँ पर आ गया इस तरीके से। ठीक है, तो नैप बार बन गया। सपोज करो कोई मिस हो गया, यानी कि आपने इंपोर्ट नहीं किया, जैसे नैप को मैं इंपोर्ट नहीं करता हूँ अभी, तो मिस हो गया ये, तो एरर आपको मिल जाएगा यहाँ पर कि नैप इज नॉट डिफाइंड, यानी कि जो नैप कंपोनेंट आप यूज कर रहे हैं वो अनडिफाइंड बताया गया। ठीक है, लाइन नंबर पे बताएगा यहाँ पर 63 64 65। देखिए 63 64 65 पे जो आपका नैप होगा उसके लिए एरर आ रहा है। तो देखिए ना यहाँ पर 63, इसी से 64 और 65। तो अब यहाँ पर जाके नैप कंपोनेंट को यूज कर लेंगे, यानी कि इंपोर्ट कर लेंगे बस आप, इस तरीके से आपका काम हो जाएगा। ये देखिए आ गया ना। अब इसके अंदर अगर आपको एनिमेशन का कोई क्लास लगाना है, यानी कि एनिमेट एनिमेट करवाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एनिमेट डॉट सी एस एस को यहाँ पर जाइए जरा, इस तरह लिखिए एनिमेट डॉट स्टाइल। एनिमेट डॉट स्टाइल लिख देंगे तो आपका एनिमेशन वाला जो वेबसाइट है वो आ जाएगा। ये एनिमेट डॉट सी एस एस एक वेबसाइट है ना। तो ये आपको एनपीएम कमांड देता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एनपीएम इंस्टॉल है एनिमेट डॉट सी एस एस डैश डैश सेव। ठीक है, ये कमांड कॉपी करिए, डॉलर नहीं कॉपी करेंगे, सिर्फ कमांड कॉपी कर लेंगे। एनपीएम इंस्टॉल एनिमेट डॉट सी एस एस डैश डैश सेव, डॉलर छोड़ देना है, डॉलर आपको कॉपी नहीं करना है। आइए जरा यहाँ पर कंट्रोल सी करेंगे इस तरीके से और वाई प्रेस करके राइट क्लिक कर देंगे इस तरीके से, यानी कि इस पर जब आप राइट क्लिक करेंगे तो आपका जो वो आपने एनपीएम था जो आपने कॉपी किया था वो आ जाएगा। बस इंटर प्रेस कर दीजिए, आपका जो एनिमेट डॉट सी एस एस वो भी यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंस्टॉल होके कहाँ जाएगा, नोड मॉड्यूल फोल्डर के अंदर जाएगा। ठीक है, तो जब एक बार इंस्टॉल हो जाए फिर इसको यहाँ पर एनपीएम स्टार्ट कर देंगे ताकि दोबारा हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाए। ठीक है, मैंने स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट हो जाएगा। ये इंस्टॉल होके कहाँ जाएगा, ये जो नोड मॉड्यूल फोल्डर है इसी के अंदर आएगा। तो नोड मॉड्यूल फोल्डर के अंदर जाइए और देखिए कहाँ पर है एनिमेट डॉट सी एस एस, इसके अंदर जाके देखेंगे तो एनिमेट डॉट सी एस एस आपको मिल जाएगा नोड मॉड्यूल फोल्डर के अंदर। ऊपर की तरफ चलिए जरा, ये रहा आपका एनिमेट डॉट सी एस एस, इसी के अंदर कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है एनिमेट डॉट सी एस एस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये रहा आपका अभी बना फोल्डर जस्ट, है ना, ये एनिमेट डॉट सी एस एस बना। अब इसी के अंदर से आपको ये वाला फाइल इंपोर्ट करना है, एनिमेट डॉट मिन डॉट सी एस एस। ठीक है, इसको इंपोर्ट करना है। तो आइए जरा, जिस तरीके से आपने बूट स्टेप को इंपोर्ट किया था वैसे ही आपको इंपोर्ट करना है इस तरीके से एनिमेट डॉट सी एस एस को। तो बस एनिमेट डॉट सी एस एस नाम से ही फोल्डर है, इसके अंदर से एनिमेट डॉट मिन डॉट सी एस एस इस वाली फाइल को इंपोर्ट कर लेंगे। आप कोई भी एनिमेशन का क्लास आप यूज कर सकते हो। जैसे अगर आपको एनिमेशन लगाना है तो इन्हीं की वेबसाइट से आपके जाके देख सकते हो। जैसे एनिमेशन के लिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे फ्लश वाला आपको यूज करना है तो भाई यहाँ पर आपको कॉपी वाला दिखेगा, कॉपी करिए और यहाँ पर लाके पेस्ट कर दिए जिस पे भी आपको यूज करना है। जैसे हमें इस वाले एच वन पे यूज करना है तो क्लास नेम का यूज करेंगे इस तरीके से और यहाँ पर कंट्रोल भी। तो देखिए एनिमेट और फ्लश, इसके बाद आपको एक और क्लास इससे पहले लगाना होता है एनिमेट डबल अंडरस्कोर एनिमेटेड, बस इतना ही लगाना है। तो इतना चीज आपका कॉमन होता है, इतना चीज जहां पर भी आपको एनिमेशन लगाना होगा कॉमन होगा। और फ्लैश या जो भी एनिमेशन का नाम होगा वो बस आपका यूनिक होगा। सभी केस में आपको बस इतना कॉमन लिखना है। तो एनिमेट डबल अंडरस्कोर एनिमेटेड, उसके बाद एनिमेट फ्लैश, ये हमने लिख दिया। तो अब देखिए जब आपका पेज लोड होगा यहाँ पर तो फ्लश होगा, ये है ना, ये देखिए फ्लश हुआ, इस तरीके से एनिमेशन का काम हुआ, फ्लश हुआ। अगर आप चाहते हो इनफाइनाइट टाइम होता रहे ये, तो बस आपको यहाँ पर लिखना है इस तरीके से एनिमेट डबल अंडरस्कोर इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट टाइम अब ये रुकेगा ही नहीं, यानी कि अब ये इनफाइनाइट टाइम चलेगा, अब ये रुकेगा नहीं। ये देखिए ना, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, है ना, इस तरीके से।
तो आपने सीखा कि कैसे बूटस्ट्रैप का यूज़ करना है, कैसे एनिमे डॉट सीएसएस यानी कि एनिमेशन का यूज़ करना है, और भी कोई लाइब्रेरी होगी तो उसका हम यूज़ करेंगे धीरे-धीरे, है ना? तो धीरे-धीरे हम प्रोजेक्ट की तरफ स्विच करेंगे। तो ये सब सारी चीज़ जो आपको पढ़ाई गई आज, ये सब कहीं न कहीं आपके प्रोजेक्ट में यूज़ होने को है, इसीलिए मैंने पहले पढ़ा दिया। है ना? छोटे-छोटे पार्ट में आपको सिखाया कि किस तरीके से कैसा क्या यूज़ करना है। डायरेक्ट अगर मैं प्रोजेक्ट में इन सारी चीज़ों को बताने लगूँ तो आपको शायद प्रॉब्लम होगी। अभी छोटे-छोटे पार्ट में आपको डिवाइड करके बताया जा रहा है चीज़ों को। किस तरीके से आपको जावास्क्रिप्ट लिखना है, किस तरीके से आपको सीएसएस लिखना है, किस तरीके से आपको जो है बूटस्ट्रैप का यूज़ करना है, किस तरीके से आपको एनिमे डॉट सीएसएस का यूज़ करना है ना? ये सारी चीज़ें आपको बताई गई। आई होप कुछ इश्यू होगा तो आप पूछेंगे, है ना? और कुछ इश्यू नहीं है तो आप जो है एन्जॉय करिए, आगे के लेक्चर को देखते रहिए। थैंक्स फॉर एन्जॉयिंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट 4 कोड। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।